हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको साधारण भिन्न को पिछली क्लास में अपन ने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और 15 क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। आज 16 क्वेश्चन से अपन सोल्व करेंगे। साधारण भिन्न को प्रतिशत भिन्न में कैसे बदले। प्रतिशत भिन्न में कैसे बदले, ठीक है, ये आपको बताता हूं। ठीक है, तो साधारण भिन्न है 2/5। तो मैं बोल रहा हूं कि किसी राशि का 2/5, मतलब अगर वो राशि पूरा 5 है तो उसका दूसरा भाग, तो 2/5 को, अगर ये 2/5 साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न है, उसको अपन कैसे बदलेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने से ये कितना हो गया, 40%। ठीक है, तो ये प्रतिशत भिन्न में आ गया। मैं बोलूं किसी राशि का 1/3 भाग, तो 1/3 को 100 से गुणा कर दो, यहाँ पर कितना हो गया, 33 33 सही 1/3%। ठीक है, सिंपल है, 100 से गुणा कर दो साधारण भिन्न को। अगर मैं बोलूं किसी राशि का 4/5, तो 100 से गुणा कर दो, तो ये आ गया आपका 80%। ठीक है, अब वापस अगर फिर से अपन चेंज करें इसको, वापस ये सीखे कि कैसे प्रतिशत भिन्न को, प्रतिशत भिन्न है या जो आपकी प्रतिशत है उसको कैसे अपन साधारण भिन्न में चेंज करें। तो 100 का भाग दे दो, अभी गुणा किया तो अगर 40% है तो कितना भाग हो जाएगा, 40/100। 20 दूनी 40, 20 पंजो 100। यह वापस आपका आ गया 2/5। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं। ये आपको कितना आ गया, 100/3, और इसमें कितने का भाग दे दो, 100 का, तो ये बीच वाले गुना हो गए, ये वापस वाले ये वाला गुना हो गया, तो ये हो गया आपका 100/3 इंटू 1/100। 100 से 100 कट गया और ये आपका 1/3। ये 80, तो 80 में दे दो 100 का भाग, 20 100 80, 20 पंजे 100, तो ये हो गया आपका 4/5। तो दोनों प्रोसेस आपने समझ ली है साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। बाकी अपन प्रतिशत के चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने देखा है कि हम भी आपको पढ़ाने से पहले थोड़ा देखते हैं कि कैसे अच्छे क्वेश्चन हम आपको करवा सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बचे नहीं और आपको एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आए वो आप सोल्व कर पाए। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन काफी टीचर्स ने सोल्व करा रखे हैं, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज बना रखे हैं, 100 प्लस माइनस ये, 100 प्लस माइनस ये। वो आपकी सहूलियत के लिए बनाए हैं ताकि आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम नहीं लगे। देखो, वैसे भी अगर आप कंसेप्ट के हिसाब से भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर लेकिन क्या हो रहा है, जैसे आपको इस तरह के फॉर्मूले बना के देने से आप वो क्वेश्चन का कंसेप्ट भूल जा रहे हैं कि परसेंटेज का कंसेप्ट क्या है, आप केवल वो फॉर्मूले को याद रख ले रहे हैं। तो जैसे ही थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया, आप वहीं फ्लैट हो जाएंगे कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, फॉर्मूले में तो ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, और अगर आपको कंसेप्ट पता होगी, परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जिसका भी निकालना है उसका भाग कितना है। मैं बोलूं कि 80 किसी को नंबर मिला है 100 में से, तो क्या भाग बटे आधार इंटू 100, बस यही परसेंटेज का कंसेप्ट है। तो 80/100 इंटू 100, तो कितना परसेंट नंबर मिले हैं उसको, 80%। ये आपको पता है तो आपको बाकी जोड़ गुणा बाकी भाग आपको करना है, आपका परसेंटेज की क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब एक दो चीज और बता देता हूं। जैसे मान लो कोई राशि x है, इसमें 20% की वृद्धि होगी, तो ये आप राशि कितनी हो जाएगी, 120/100। ठीक है, कैसे, x तो थी वो और वृद्धि कितने की, 20% की, तो x इंटू 20/100, तो 100 आ गया लघुत्तम, इधर से आ गया 100x, इधर से 20x/100, तो 120x/100। ठीक है, तो ऐसी चीजें अपन को, अभी 20% की वृद्धि तो 120/1, 40% की वृद्धि तो 140/100। ठीक है, अगर 25% की वृद्धि तो 125/100x। ठीक है, ऐसे ही अगर x है, यहाँ 20% की वृद्धि की थी, अब मान लो 20% का कमी हुआ, तो अब x क्या बन जाएगा,
80x बटे 100। अब ये कैसे आया, x तो था, कमी हुई है तो माइनस x इंटू 20 बटे 100। 100 ले लिए लघुत्तम, ये 100x माइनस 20x, 100 में से 20 गए तो 80x बटे 100। ठीक है, ऐसे ही अगर 30% की वृद्धि हो रही है तो x क्या बन जाएगा, 70x बटे 100। 25% की हो रही है तो 75x बटे 100, कमी हो रही है तो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अपन करेंगे तो वहां ऐसे नहीं कि इतना बड़ा कैलकुलेशन करते रहेंगे, आपको पता चल गया है ना, ये तो सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 16, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो माना कुल मत कितने थे, माना कुल मत थे x। ठीक है, तो उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो 10% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो कुल वोट कितने पड़े, 10% ने नहीं किया तो ओनली कितने ने किया, 90x बटे 100 ने, सिर्फ 90% ने किया तो x इंटू 90 बटे 100 ये आ गया, कुल वोट कितने पड़े। तथा 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अब इन कुल वोटों में से भी अवैध वोट कितने हो गए, अवैध वोट कितना बोल रहे हैं, 60। मतलब इतने वोट तो हैं कुल वोट, इन्होंने मतदान नहीं किया, इन्होंने वोट डाले, लेकिन इनमें से भी 60 वोटों को, ये 90x बटे 100 थे, इनमें से भी 60 वोटों को क्या कर दिया है, बोल दिया है कि ये वैलिड नहीं है, अवैध है। जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के कुल मतों का 47% मत प्राप्त किए। ठीक है, तो जीतने वाले प्रत्याशी को वोट, जीतने वाले प्रत्याशी को वोट, मैं ये अभी लैंग्वेज लिख रहा हूं, आप सीधा करोगे बाद में। जीतने वाले प्रत्याशी को कितना वोट मिला है, मतदाता सूची के कुल मतों का, जो वोट दिए चाहे नहीं दिए उनसे मतलब नहीं है, मतदाता सूची के कुल वोट कितने थे, x, और उनका कितना परसेंट मिला है उसको, 47%। तो x का 47 कितना हो गया, x इंटू 47 बटे 100, और वो 308 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत गया, 308 मतों से। ठीक है, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े, आपको ये बताना है कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े। मत तो 90x बटे 100 ही पड़े थे, 10% तो मतलब 10x बटे 100 तो देने ही नहीं है वोट। ठीक है, तो ये 90x बटे 100 कैसे निकालेंगे, पहले x निकाल लेंगे फिर 90x बटे 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर जो भी पूछे, कुल मत पूछे, कितने ने नहीं दिए वोट वो भी पूछे, सब अपन बता देंगे। तो जीतने वाले प्रत्याशी को वोट इतने मिले। ठीक है, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, एक तो वो पता करना है, हारने वाले प्रत्याशी को वोट, ये कैसे पता करेंगे आप। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मिले होंगे, जितने भी मिले होंगे। ठीक है, x का 53% गया है किसमें, x का 47% तो किसमें आ गया, जीतने वाले को मिल गया। बाकी x का 100 में से 47 गए तो 53%, 53% वोट कैसे वेस्ट हुआ है, 53% वेस्ट में से वेस्ट कितना हो गया, 10% तो क्या हुए, वोट देने नहीं आए। तो x का 53 बटे 100, x का 53 बटे 100 कहां गया, एक तो 10% तो वोट देने नहीं है। यहां तक बात समझ में आई। इस 53% में से 60 वोट आपके अवैध भी हो गए, और बाकी के वोट किसको मिले हैं, हारने वाले प्रत्याशी को। अब जब मैं एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ये सब थोड़ी लिखूंगा, सीधा सीधा देख लूंगा कि कौन कौन से वोट है। तो हारने वाले प्रत्याशी को मिले हैं बाकी के बचे वोट। अब देखो ये आपका हो गया 53x बटे 100 बराबर 10x बटे 100
प्लस 60 और प्लस हारने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले, जीतने वाले को इतने मिले और वो 308 ज्यादा है किससे, हारने वाले से। तो हारने वाले प्रत्याशी का वोट कितना हो गया, 47x/100 माइनस 308। भाई 308 वोट हारने वाले को ज्यादा कम मिले हैं, तो जीतने वाले को इतने मिले, माइनस ये वोट कर देंगे 308, तो हारने वाले प्रत्याशी के वोट आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका 47x/100 माइनस 308। बस इसको सोल्व कर लो, आपके पास x का मान आ जाएगा। मैंने कुछ भी ऐसा चीज नहीं लिखा है इसमें, परसेंट का तो इतना ही है 10/100, 90x/100, ठीक है। बाकी सब जोड़ गुणा बाकी भाग है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 53x/100 बराबर 10x/100 प्लस के 60 प्लस के 47x/100 माइनस के 308। ये लाइन तो मैंने ऐसे ही लिखी है, इसमें तो कुछ नया लिखा ही नहीं, इसको हटा देता हूं। अभी क्या हुआ, 10x/100 और 47x/100 कितने हो गए, 57x/100, ठीक है। इधर है आपका 53x/100 और 60 यहाँ प्लस के हैं और 308 है माइनस के, तो 308 में से गया तो 60, 248 आ गए, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करो, ये 53x इधर ले आओ, 248 इधर ले जाओ, तो 57x/100 माइनस 53x/100 और ये माइनस 248 इधर गया तो प्लस के 248, ठीक है। तो 57 में से 53 गए तो ये आपका हो गया 4x/100 बराबर 248। 4 एकम 4, 4 चिंगा 24, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना आ गए, 6200 वोट। x का मान कितना आ गया, 6200 वोट। बड़ा आसान क्वेश्चन था। x का मान कितना आ गया, 6200 वोट। तो आपके टोटल वोट होते 6200। अब आपसे जो भी पूछे बताते जाओ। 10% वोट पड़े नहीं, तो 6200 का 10% कितना हो गया, 6200 × 10/100, 620 वोट आपके ऐसे थे जो लोगों ने डाले नहीं। अब जो भी पूछे वो बता दो। और कुल वोट कितने पड़े, है ना, कुल वोट कितने पड़े, तो 620 डाले नहीं, तो 6200 में 620 के बेच दो या 90/100, तो 9/10 × 6200, 0 से 0 कट गई, 9 0 9 2 18 और 9 6 54, 5480 वोट मतदान में डाले गए, 620 नहीं डाले गए, तो 6200 वोट टोटल थे। और इन 5480 वोट डाले गए, उनमें से 60 वोट अवैध निकले। जीतने वाले को 47x/100, हारने वाले को 47x/100 माइनस 308। तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ भी नया चीज नहीं लिखा है इसमें, मैंने वही चीज लिखा है जो आपको पहले से पता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17वां क्वेश्चन निकाल लेता हूं। यस, 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। 6 लीटर नमक का घोल है, ठीक है। उसमें नमक कितना है, नमक का घोल है मतलब पानी भी है, और इसमें नमक कितना है, 30%, ठीक है। 6 लीटर नमक का घोल है और नमक उसमें 30% है। 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया, मतलब इसको गर्म किया, जो भी किया, 1 लीटर पानी क्या किया, वाष्पित कर दिया गया। तो अब घोल की मात्रा कब, 1 लीटर वाष्पित करने पर। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 लीटर वाष्पित किया तो घोल की मात्रा कितनी होगी, 5 लीटर। 6 लीटर में नमक कितना था, 30%, तो 6 लीटर का 30% कितना हो गया, 0 0, ठीक है। 6 लीटर का 30%, 0 से 0 कटेगा, 2 3 6, 2 5 10, या ऐसे ही कर लो,
ये आपका कितना हो गया 30/100, 0 से 0 कट गई 36 18, 1.8 लीटर आपका नमक था उसमें। नमक कितना था 1.8 लीटर। 6 लीटर नमक का घोल था, उसमें से 30% नमक है, तो 36 18 1.8 लीटर उसमें क्या है नमक। लेकिन अब पानी 1 लीटर तो उड़ा दिया है, तो अब नमक की परसेंट मात्रा, नमक की परसेंट मात्रा बताओ। नमक कितना है 1.8 लीटर। अभी कितना लीटर है टोटल 5 लीटर इंटू 100 भाग नमक का भाग बटे कुल इंटू 100, तो यह हो गया आपका 18 बटे पॉइंट हटा दो तो नीचे 1 जीरो आ जाएगी 50 इंटू 100, तो अभी हो गया है 18 दूनी 36%। अब नमक की मात्रा कितनी हो गई 36%। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। बताओ कोई डाउट है तो, कितना इजी क्वेश्चन है ना भाई। 30% पहले नमक है तो 36 18 1.8 लीटर नमक है उस पानी में, लेकिन अब पानी उड़ाया है, नमक थोड़ी उड़ाया है। तो पानी उड़ा दिया तो पानी का घोल तो 5 लीटर ही बचेगा, जिसमें नमक भी कितना है 1.8 बटे 5 इंटू 100 इक्वल टू 36%। ये आपका आंसर होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो आपको बहुत लंबे चौड़े फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। अरे 10 दिन याद रख लोगे, 20 दिन याद रख लोगे, फिर तो भूलना ही है। तो इसलिए आप क्या करो, थोड़ा कंसेप्ट पे ध्यान दो, सो दैट कुछ मैथ में भूलने वाला सिस्टम रहे नहीं। ठीक है, अभी है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 400 ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है। देखो 400 ग्राम का क्या है नमक का घोल है, ठीक है। और नमक कितना है, नमक उसमें है 30%। 30% का मतलब क्या हो गया 400 ग्राम का 30% 120 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई 4 दिया 12, 120 ग्राम क्या है उसमें नमक है। ठीक है, यहां तक की बात तो क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा 44% हो जाए। नमक कितना ऐड किया जाए, ठीक है, ताकि घोल में नमक का परसेंट कितना हो जाए 44। अब उल्टा पूछा है, ठीक है। तो मान लो x मिलाया जाए, ठीक है, x ग्राम और मिलाया जाए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगी, नमक की परसेंट मात्रा कितनी दे रखी है 44%। और ये कैसे निकालते हैं, ऊपर नमक की मात्रा, तो पहले तो 120 है उसमें कितना मिला दिया x, और पूरा गोल कितना का है 400 का, लेकिन x तो इसमें भी मिला है, पूरे घोल में भी तो मिला है भाई। नमक इसमें मिलाया x ग्राम और, तो पूरा घोल का ग्राम भी तो बढ़ जाएगा। इंटू परसेंट कैसे निकालते हैं 100 भाई, नमक का भाग बट्टे कुल भाग इंटू 100, और कितना आना चाहिए 44। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको कर लो सोल्व। कैसे करोगे, यहाँ 44 बट्टे ऊपर वाले इससे गुणा हो जाएंगे, नीचे वाले इससे गुणा हो जाएंगे। कोई कट रहा है तो काट लो, ठीक है, काट लेते हैं। किससे कट गया 22 से कट गया, नहीं 22 से नहीं कटेगा, पहले 2 से काट लो 50 11 25 यहां तक, ठीक है। तो ये किससे कट गया 4 से, 25 चौक 100 11 चौक 44, ठीक है। अब 25 को इनसे गुणा करके 1 से गुणा कर दो, तो 25 को 120 से गुणा किया तो 25 जीरो, 25 दूनी 50, 5 हासिल 0, 25 दूनी 50, 5 हासिल 25 25 5 30, 3000 प्लस 25 को 1 से गुणा किया तो 25x, और इसको गुणा कर दो 1 से, तो यही आएगा बराबर। इधर वाला देखो 11 को 400 प्लस x से गुणा करते हैं तो 11 चौक 44 और प्लस 11x। यहां तक कोई डाउट है। अब 11x को इधर ले लो, 25x माइनस 11x, और 4400 माइनस 3000, तो यह आ गया आपका 1400
और ये आपका 25 में से 11 गया तो 14x, तो x बराबर क्या आ गया 100 ग्राम। तो भाई नमक की 100 ग्राम मात्रा और ऐड करो, तो 100 ग्राम मात्रा ऐड किया तो 220 ग्राम, और 100 ग्राम इधर भी किया तो ये 500, ठीक है, इंटू 100, 0 से 0 कट गई, और ये हो गया आपका 5 चौक के 20 और 5 चौक के 20, 44% मात्रा हो जाएगी। उत्तर की जांच भी कर लिए, ठीक है। तो आपको अगर 44% इसमें नमक की मात्रा करना है, ठीक है, तो उसमें कितना ग्राम नमक और मिलाना पड़ेगा घोल में 100 ग्राम। तो अब घोल की मात्रा तो हो जाएगी 500 ग्राम और नमक का परसेंट हो जाएगा कितना 44। तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सभी को। परसेंट की क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मतलब बोरिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब देखो, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। जो राम का वेतन है मोहन के वेतन से 25% अधिक है। ये राम का वेतन है और ये मोहन का वेतन है। देखो सबसे पहले तो ये देखो ज्यादा किसका है, मोहन के वेतन से 25% अधिक है राम का वेतन। तो राम का वेतन ज्यादा है मोहन के वेतन से कितना 25%। तो अगर इसका x है, मोहन का वेतन क्या है x, तो राम का कितना हो जाएगा 125x बटे 100। अभी बताया था मैंने आपको कैसे कि x तो है ही, इससे 25% ज्यादा भी है। तो 100 लघुत्तम आ गए 100x प्लस 25x, तो 125x बटे 100। 25% कम बोलता तो x माइनस माइनस, और ये 100 में से 25 गया तो क्या हो जाता 75x बटे 100। समझ में आ रहा है सबको? तो ऐसे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? ये आपका राम का वेतन है और ये मोहन का वेतन है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब बताओ, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट कम है? ठीक है, मोहन का वेतन राम के वेतन से। अब पूछ रहा है कि मोहन का राम का, मोहन के साथ कंपैरिजन था मोहन का राम से, तो मोहन का वेतन राम के वेतन से, मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट कम है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कमी परसेंट कैसे निकालते हैं? कमी किसके वेतन की है? मोहन के। मोहन का वेतन का कमी परसेंट, तो पहले कमी है ना। अब किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? राम के सापेक्ष, तो राम का वेतन। मोहन का वेतन की कमी किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? राम का वेतन इंटू 100। कमी कितने की है? 125x बटे 100 माइनस x की, और राम का वेतन कितना है? 125x बटे 100, ठीक है, और इंटू 100। 100 कर लो इसको, 100 यहां लघुत्तम ले लिए, तो 125x में से 100x गए तो ये बच गया 25x बटे 125x बटे 100 इंटू 100। ये से ये कट गया, 25 से कम 25, 25 पंजो 125 है ना, 5 से कम 5 और ये 20। तो 20% की कमी है। मोहन का वेतन राम के वेतन से 20% कम है। बताओ इसमें कुछ समस्या हुई तो आपको, है ना। मोहन का वेतन x है तो राम का वेतन कितना हो जाएगा? 25% अधिक है, तो 125x बटे 100, ठीक है। अब पूछ रहा है कि मोहन का वेतन की राम के वेतन से कितनी कमी है, ठीक है, कितना परसेंट कम है। तो मोहन का वेतन, मोहन कमी, पहले ऊपर कमी परसेंट निकालना है, तो ऊपर कमी बटे किसके सापेक्ष निकालना है? राम के वेतन से, तो राम का वेतन इंटू 100%। कमी किससे? राम के वेतन से। तो 125x बटे 100 माइनस x, ये तो कमी हो गई दोनों में, फर्क कितने का है? बटे राम का वेतन इंटू 100 किया तो x का मान आ गया 20%, नहीं सॉरी, x का मान क्या आ गया? उसका मान आ गया आपका कमी परसेंट 20%, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। ऐसे भी देखो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको अपने आप पूरे क्वेश्चन आने लग जाएंगे। 20, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से। अब आपको कैसे वाले क्वेश्चन है? खर्चे वाले। देखो खर्चा वाला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, खर्चा वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। देखो कोई भी खर्चा हो रहा है, एक तो भाव, एक उसकी मात्रा या खपत,
ठीक है, कितनी मात्रा अपन यूज किए। जैसे मैं 10 रुपए किलो खरीद रहा हूं और 2 किलो खरीद ले रहा हूं, तो मेरा खर्चा कितना हो गया, 20 रुपए का हो गया। ठीक है, क्योंकि ये भाव क्या था, 10 रुपए पर किलोग्राम, है ना, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया और 20 रुपए आपका आ गया खर्चा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाव को मात्रा से गुणा कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, खर्चा। तो मान लो मैं कोई भी चीज खरीदूंगा, उसका x भाव होगा और y उसकी मात्रा होगी, तो खर्चा क्या हो जाएगा, xy। बताओ यहाँ कोई डाउट है? तो ऐसे ही क्वेश्चन अपन करने वाले हैं 4-5, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ मतलब बड़ी बात नहीं है इसमें। तो भाव को कितने किलो ले रहे हो उससे गुणा कर दो, तो दुकानदार को कितना पैसा देना पड़ेगा ये आपको मिल जाएगा। तो चीनी के भाव में 40% की कमी से, चीनी का भाव, चीनी खरीद रहा है जी, चीनी का भाव में 40% की क्या हुई है, कमी। ठीक है, तो गृहिणी को कितने परसेंट की वृद्धि करे, किसमें, खपत में, खपत या मात्रा में कितने परसेंट की वृद्धि करे, ताकि उसका खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। खर्च क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, मतलब ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। अब भाई भाव कम हो गए तो चीनी ज्यादा यूज करने लग जाएगी। ठीक है भाई, भाव कम हुआ है, खर्चा तो अपन 100 रुपए या 200 रुपए करने ही है चीनी पे, ऐसा उसने फिक्स कर रखा है। तो खपत कैसे पता करेंगे, ये देखो। तो खर्चा दोनों स्थितियों में नियत है। मान लो पहले x रुपए किलो चीनी आ रही थी, ठीक है, और वो y किलो चीनी खर्च कर रही थी, उसका खर्चा कितना हो जा रहा था, xy। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। लेकिन अभी क्या हुआ है, चीनी का भाव 40% कम हुआ है, तो कितना परसेंट हो गया, फिर 60% है, तो x इंटू 60/100, तो 60x/100। अभी चीनी की मात्रा, चीनी का भाव कितना हो गया, 60x/100। और अब y नहीं रहेगा, अब y क्या हो गया है, y डैश। क्यों, क्योंकि अब मात्रा y नहीं है, y प्लस कुछ एक्स्ट्रा ले रहा है, वो कुछ परसेंटेज, y प्लस y का कुछ परसेंटेज अब उसने वृद्धि कर दी है। तो आप वही खपत की मात्रा में वृद्धि परसेंट आपको पूछ रहा है, तो ये y डैश। लेकिन खर्चा कितना होना चाहिए, वही xy होना चाहिए, ऐसा उसने, क्योंकि खर्चा नियत है, खर्चा अभी भी xy ही होना चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है। तो इसको सोल्व कर लो। देखो x से x कट गया, ठीक है, तो y डैश क्या हो जाएगा आपका, 100/60y, यानी कि 5/3y, 5/3y। तो आपका y डैश अब आपके चीनी की मात्रा पहले चीनी की मात्रा की 5/3 हो गई है। ठीक है, कितनी हो गई है, पहले चीनी की मात्रा की 5/3 हो गई है। तो 5/3 होने का मतलब कितना परसेंट हो जाएगा ये, ठीक है, 500/3। तो ये तो टोटल 500/3 तो पूरा टोटल आ रहा है, लेकिन इसमें पहले चीनी की मात्रा भी तो है। तो आपका अभी चीनी की मात्रा क्या होगी, y की 5/3। ठीक है, मतलब y तो हो गई, प्लस और कितना होगा इसमें, बताओ कितना होगा, सही है, y तो होगा ही, प्लस 2/3y और होगा। मतलब ये तो पहले वाली मात्रा तो होगी, लेकिन ये मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, ये मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि। और वृद्धि है 2/3, ये आपकी है दशमलव भिन्न या साधारण भिन्न। तो परसेंटेज में कितनी हो जाएगी, 2/3 इंटू 100, तो 200/3 की वृद्धि, 200/3% की वृद्धि। ठीक है, समझ में आया। ये तो पहले की मात्रा है ही, वृद्धि कितनी की है, क्योंकि y डैश अब टोटल चीनी की मात्रा आपके पास क्या आई है, y इंटू 5/3, यानी कि y तो पहले थी और 2/3y और आपके पास एक्स्ट्रा वो खपत करेगी ताकि खर्च नियत रहे। तो 2/3y का मतलब क्या हो गया, y का 2/3 हो रहा है, तो 2/3 का मतलब क्या हुआ,
2/3 इंटू 100 से गुणा करो तो परसेंट 200/3 तो 66 दिया, 3 की 18, 3 चलाएगा 19, 2 बच गए, 200 में 198 बार 66 में गया 2/3%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको? बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नया बात मैंने बताया ही नहीं है। बस खर्चा कैसे निकालते हैं, भाव को मात्रा से गुणा कर दो, कितना किलोग्राम चीनी आपने ली है तो खर्चा आ जाएगा। दोनों स्थिति में खर्चा नियत रखना है। तो खर्चा नियत कब रहेगा, जब चीनी का भाव कम हुआ है तो चीनी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। हाँ जी, और अभी आपके पास फिर से चीनी खरीदेगा ये क्वेश्चन नंबर 21। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे ताकि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। ठीक है, वो खर्च को ज्यादा वृद्धि नहीं करना चाहता, उसका बजट इतना ही है कि खर्च 8% ही वृद्धि हो तो वो मैनेज कर लेगा। ठीक है, गृहिणी। तो चीनी के भाव में, ये चीनी का भाव है, उसमें वृद्धि हो गई है, अब चीनी महंगी हुई है, 20% की वृद्धि हुई है तो खपत को कितना % कम करे, है ना? ये आपसे पूछ रहा है, सॉरी, खपत को कितना % कम करे ये अपन को बताना है ताकि खर्चा क्या रहे, खर्चे में वृद्धि क्या हो, केवल 8% की वृद्धि हो। ऐसी 3 लाइन लिख लिया आपने। तो पहले x भाव था चीनी का और y क्या कर रही थी, वो खपत, तो उसका खर्चा कितना हो जा रहा था, xy। ठीक है, xy हो जा रहा था, लेकिन अभी क्या हो जा रहा है, आपका चीनी का भाव बढ़ गया है 20%, तो अभी 120x/100। ये देखो पीछे वाले क्वेश्चन में समझा दिया था कि 20% वृद्धि हुआ तो 120x/100 कैसे आएगा, x प्लस x का 20%, x 20/100 तो 120x/100। और y की मात्रा वो कितना करेगा कि y डैश, अपन को पता नहीं है ना कितना % कमी होगी। ठीक है, मान लो y डैश है, लेकिन खर्चे में क्या होना चाहिए, xy प्लस xy का 8%। खर्चा पहले ही रहेगा, पहले वाला ही रहेगा, केवल उसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी, 8% की। तो xy पहले वाला प्लस xy का 8%। बताओ इसमें मैंने कोई नई बात लिख दी है तो आप मुझसे पूछो कमेंट में, सो दैट मैं आपको अच्छे से बता सकूं। पहले क्या हो रहा था, x का भाव था, y मात्रा वो यूज कर रहा था, ये x भाव था और ये खर्चा हो जा रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ है, चीनी महंगी हुई है तो 120x/100, लेकिन मात्रा मुझे पता नहीं है। अभी मात्रा में क्या हो गया है कि मात्रा में कमी करनी है तो y डैश में मात्रा, लेकिन खर्चा मुझे पता है कि पहले जो खर्चा था उसका 8% की वृद्धि हुई है, तो xy प्लस xy इंटू 8/100, कमी होती तो xy माइनस xy इंटू 8/100। बस इसको सोल्व कर लो, आपके आंसर मिल जाएंगे। सभी में देखो x है तो x से x कट गया, तो ये आपका बच गया कितना, किससे कट रहा है ये, 0, 2 × 12, 2 × 10, ये आपका 6/5 y डैश। ठीक है, 20 की 120, 20 × 100, x तो कट गया ना, सभी में x है, ये x और ये x कट गया, x तो कॉमन है। अब ये y डैश इक्वल टू, ये आपका बच गया y प्लस, इधर से आपका बच गया 2 × 8, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 25 दूनी 100, 4 दूनी 8 और 4 25 2/25, ये आपका बच गया 2/25 y। ठीक है, तो अब आगे y डैश आपका क्या हो जाएगा, ये 6/5 इधर से इधर गया, तो पहले इसको सोल्व कर लो अच्छे से। ठीक है, तो ये 6/5 y डैश इक्वल टू क्या आ गया, लघुत्तम ले लो 1, तो ये लघुत्तम आ गया 25 और यहां से आ गया 25y प्लस, अब जोड़ गुना बाकी बार को आना चाहिए आपको, प्लस 2y, वो भी सिखाऊंगा मैं अच्छे से नहीं, प्लस 2y। ठीक है, तो आपका 6/5 y डैश इक्वल टू क्या हो गया, एग्जाम में आराम से थोड़ी करोगे, जल्दी जल्दी करना है, 25 से 2 27y/25। ठीक है,
आप कर इनको इधर ले जाओ, वाई डैश अपन को वाई डैश निकालना है कि वाई में कितना चेंज हुआ है वो निकालना है, तो वाई डैश को एक तरफ रखो और 27/25 इंटू ये 6/5 इधर गया तो 5/6, क्योंकि 6 गुणा में था वो भाग में, 5 गुणा भाग में था वो गुणा में, और ये वाई ऐसे की ऐसे, ठीक है। 5 एकम 5 पचम 25, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, तो वाई डैश इक्वल टू हो गया आपका 9/5 दूनी 10। सच में इतना ही बच रहा है क्या, पचम 25, हाँ 9/10 वाई, ठीक है। तो अब वाई डैश है वो वाई का कितना हो गया है, 9/10 हो गया है, मतलब कितने परसेंट की उसमें क्या हुई होगी, कमी, 90/100 हो गया है, तो 10% की कमी हुई होगी। वो अपन कैसे देख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1y माइनस 1/10 वाई, ये लिख सकते हैं। 10 में से 1 गया तो 9y/10, ऐसे लिख सकते हैं। तो y में क्या हुई है, कमी हुई है। y में कितनी कमी हुई है, 1/10 की, तो 1/10 को परसेंटेज में बदला दो, 100 से गुणा कर दो, ये आपका आ गया 10%। तो 10% की कमी करनी पड़ेगी आपको, किसमें, मात्रा में, खपत में, ठीक है। समझ में आया सबको, नहीं तो यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि अब y था, अब कितना हो गया है, 9/10, 90/100 हो गया है, मतलब पक्का 10% की क्या हुई है, इसमें कमी हुई है। बताओ अच्छे से समझ में आया, परसेंट का कंसेप्ट याद रखो, बाकी और कुछ आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो अब y डैश क्या हो गया है, 9/10 हो गया है अपना, ठीक है, y का। तो खर्चा उसका क्या होगा, 8% बढ़ जाएगा, खपत 10% कम करने के बाद भी, ठीक है। पहले 10 किलो अगर यूज कर रहा था तो वो अभी 9 किलो यूज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो ये 22वां है, किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है। टिकट का मूल्य है, ये दर मान लो, टिकट की दर, और इसमें क्या हो रहा है, टिकट की दर में 20% की क्या हो रही है भाई जी, कमी हो रही है। तो दशकों की संख्या में क्या हो जा रहा है, 10 की संख्या में 30% की बढ़ती रहती है। भाई जैसे ही टिकट कम करोगे तो दर्शक तो ज्यादा आएंगे, भाई टिकट सस्ता हो गया है, चलो मूवी देख लेते हैं, ऊपर चल रहा है, दिवाली ऊपर, है ना। तो आपको दर्शकों की संख्या में 30% की इजाफा मिलता है, टिकट की दर 20% कम करने से। तो अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिनेमा हॉल की आय पर प्रभाव, परसेंट वृद्धि होगी या कुछ परसेंट की कमी होगी, ये अपन को चेक करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। टिकट सिनेमा हॉल में आय कैसे होती है, सिंपल सी बात देखो, पहले आय, जब खर्चा हो रहा है अब आय हो रही है। आय कैसे होती है, टिकट का मूल्य या टिकट की दर को आने वाले दर्शकों की संख्या से गुणा कर दे। जैसे 10 दर्शक आए और एक टिकट का मूल्य कितना है, 50 रुपए, तो आय कितनी हो जाएगी मेरे को, 500 रुपए की। तो वो कैसे निकालूंगा, टिकट की दर को दर्शकों की संख्या से गुणा कर दो, मेरे को मेरी आय पता चल जाएगी, ठीक है। तो माना टिकट की दर पहले x थी और दर्शकों की संख्या क्या थी, y, तो मेरे को कितनी आय हो रही थी, xy, ठीक है। अभी क्या किया है इसने, अभी इसने क्या किया है, टिकट की दर तो 20% कम की है, तो अब ये x कितना हो गया है, 80x/100। भाई x माइनस x का 20%/100, तो 100 माइनस 20 मतलब 80x/100 इंटू दर्शकों की संख्या में क्या किया है, दर्शकों की संख्या में क्या किया है उसने, इजाफा मिला है उसको, टिकट की दर कमी होने से 30% का इजाफा मिला है। तो y क्या हो गया अभी, 130/100 y प्लस y का 30%। तो क्या फर्क पड़ेगा आय में, ये अपन को देखना है। आय, ठीक है, पहले एक्स वाई था, अब कितना हो जाएगा, तो ये एक्स वाई तो इधर हो गया, एक्स को वाई से गुणा किया तो एक्स वाई। बाकी इसका हाल चाल देखो क्या फर्क पड़ा, 2 0 से 2 0 बढ़ गई,
13 × 104 बटे 100। तो अब जो एक्स वाई था अभी कितना हो गया है 104 बटे 100, और ये एक्स वाई क्या था आपका पहले वाला आई, क्या था आई क्या हो गया अब 104 बटे 100 हो गया है, मतलब 4% की क्या हो गई है वर्दी हो गई है, 4% की क्या हो गई है वर्दी हो गई है। तो अभी क्या हो गया है ये एक्स वाई प्लस 4xy बटे 100, तो 4 बटे 100 हो गया है, और 4 बटे 100 का मतलब क्या है 4%। नहीं तो आपको इधर से ही दिख रहा है कि अभी जो 1 होया करता था अभी वो 104 बटे 100 हो गया है, मतलब 4% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, समझ में आया सबको? तो अभी उसकी आय में फिर भी वृद्धि हो जाएगी, तो उसने क्या किया है सही दिमाग खेला है कि मैं टिकट कम कर देता हूं, घर से घर आ जाएंगे। समझ में आया सभी को? तो उसकी आय एक्स वाई अभी 104 बटे 100 एक्स वाई हो गई है। वो सिंपल क्वेश्चन है, और इनको अगर सूत्रों की सहायता से करोगे बड़े बड़े सूत्र याद करके, यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा। एग्जाम में पता नहीं चलेगा यार इसमें कौन सा सूत्र लगाऊं। ठीक है, और अगर आपको कंसेप्ट पता है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ बिग बिग फॉर्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन करो। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है। अभी त्रिज्या है r, और इस r में वृद्धि कर दिया है 20% की, क्या हुई है वृद्धि को मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा अपन को पूछ रहा है, जबकि अपन जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल ही नहीं होगा तो उसके क्षेत्रफल पे प्रभाव कैसे पड़ेगा ये आप कैसे देख पाओगे? तो आपको सब चीजें पता होना चाहिए कंपटीशन में अगर आपको कोई क्वेश्चन हल करना है तो। ठीक है, मैंने बताया आपको वृत्त का क्षेत्रफल, बाकी बीच बीच में मैं शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ क्षेत्रफल के, सो दैट आपको हर आकृति का क्षेत्रफल एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो शॉर्ट्स भी आप देखते रहिए। ठीक है, तो देखो पहले उसका क्षेत्रफल क्या था पाई r स्क्वायर। ठीक है, अभी उसका नया क्षेत्रफल क्या होगा पाई r कितना हो गया है 20% की वृद्धि, तो क्या हो गया है 120 बटे 100r। ये हो गया है आपका एक तरह से ऐसे मान लो r डैश। ठीक है, तो पाई इंटू अब r की जगह क्या लिख दूं 120 बटे 100 r इंटू 120 बटे 100 r। ठीक है, ये जादू तो नहीं दिख रहा है कहीं आपको कि ये मार्कर अब तक ब्लैक चल रहा था एकदम चलते चलते कैसे रेड हो गया है? मैंने इंक इसमें रेड डाल दी है। ठीक है, जादू नहीं हुआ है। तो 0 से 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई। ठीक है, तो ये 12 को 12 से गुणा किया तो ये पाई r से r गुणा हुआ तो r स्क्वायर, और 12 को 12 से गुणा किया तो 144 बटे 100। तो आपका a डैश क्या हो गया है पाई r स्क्वायर, तो a है a का 144 बटे 100 हो गया है, पहले वाले का 144 बटे 100 हो गया है, मतलब कितने की वृद्धि हो गई 44% की वृद्धि हो गई। अब बताओ कुछ याद करना है इसमें, कोई फॉर्मूला याद करना है? नहीं करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया। हाँ यार, कितना आसानी से आप लोग सवाल सोल्व कर ले रहे हो ना, दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है। सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है। तो सीता का वेतन है वो गीता के वेतन का 40% है, तो ज्यादा गीता का है। गीता का x है तो इसका कितना है 40x बटे 100। कम है ना इसका, अगर इसका 100 है तो इसका 40 ही है। तो गीता के वेतन अगर x है तो सीता का वेतन क्या है गीता के वेतन का 40% ही है। तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना परसेंट है? आप पूछ रहे हैं गीता का वेतन सीता के वेतन का परसेंट। ठीक है, तो परसेंट निकाल लो। आपको किसका पूछ रहा है
गीता का वेतन, सीता के वेतन का कितना परसेंट है, तो गीता का वेतन परसेंट आपको पूछ रहा है। और किसके सापेक्ष में, वर्दी वर्दी कुछ नहीं पूछ रहा है, वेतन का परसेंट पूछ रहा है। तो गीता का वेतन परसेंट कैसे ज्ञात करोगे, गीता का भाग कितना है x, और किसके कंपेरिजन में पूछ रहा है, सीता के वेतन में, तो सीता का भाग कितना है 40x बटे 100 इंटू 100, भाग बटे बेस, आधार क्या रहेगा, किसका आधार, किसके आधार से लेना है, सीता के वेतन से। सीता के वेतन क्या है 40x बटे 100, और किसका वेतन का निकालना है परसेंट, गीता के वेतन का। ठीक है, तो x से x कट गया, ये 100 चला गया ऊपर, तो 100 इंटू 100 बटे 40, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 25 चौक 100, तो 250%। तो आपका गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना परसेंट है, 250%। कैसे निकालोगे, देखो 40x बटे 100 का कितना परसेंट है, 250%। ठीक है, तो ये आपका जीरो से जीरो कट गया, ठीक है, ये जीरो से आपका ये जीरो कट गया, और ये 25 चौक 100 और 4 से 4 कट गया, मतलब x है, तो x ही तो है गीता का वेतन। ठीक है, तो उत्तर की जांच भी हो गई। ठीक है, 250%। अगर टाइम रहे एग्जाम में तो थोड़ा सा टाइम लगा के उत्तर की जांच भी कर लिया करो, सो दैट आपके मन में डाउट नहीं रहे। डाउट रहेगा तो दूसरे क्वेश्चन भी गलत करोगे डाउट की वजह से। डाउट को किल कर देना जब आपको थोड़ा सा भी डाउट आए, ऐसे ट्राई मत करना, पहले क्वेश्चन ही सोल्व कर लेना, पता चला डाउट क्लियर कर दे और क्वेश्चन पूरे बच जाए आपने बोला सर ने बोला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, चीनी के भाव में, अरे फिर से चीनी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से, अभी चीनी का भाव में फिर से कमी हुई है, और कितनी कमी हुई है, 20% की कमी हो जाने से। ठीक है, 240 रुपए में 12 किलोग्राम खर्चा आपका दे रखा है, 240 रुपए में खर्चा हुआ है, 240 रुपए का, ये एक तरह से आपका खर्चा हो गया है। ठीक है, 240 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है, तो अब परसेंट में नहीं देख के सीधा बोल दिया है 12 किलोग्राम चीनी और खरीद सकते हैं, जो पहले खरीदी जा रही थी, पहले y, तो अभी कितना y प्लस 12। ठीक है, अभी इतना नया चीनी इतना खरीद सकते हैं, नया चीनी, चीनी की नई मात्रा, या ऐसे लिख दो चीनी की नई मात्रा, जो पहले y खरीद पा रहे थे अभी कितना y प्लस 12 खरीद सकते हैं। ठीक है, तो बताओ चीनी का पहले मूल्य क्या था। ठीक है, पहले मूल्य मान लिया x था और y खरीद रहा था ये 240 रुपए में, यहां तक कोई डाउट है। लेकिन चीनी का भाव कम हुआ तो 80x बटे 100, लेकिन अब आपका y नहीं रहा, क्या हो गया आपका y प्लस 12, क्या हो गया आपका y प्लस 12, और वही 240 रुपए में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको इससे गुणा, देखो ये 20 100 का 80, 20 पंजे 100, तो ये हो गया आपका 4/5 xy, 4/5 x को y से गुणा किया, फिर आपका 4/5 x इंटू 12, इसको भी गुणा कर लिया, बराबर 240। ये पहले वाला इक्वेशन है आपका, 240 रुपए में इतना खरीद ले रहे थे, अभी 12 कमी होने से 12 किलो एक्स्ट्रा खरीदने लगे, तो ये आ गया आपका 4/5 xy, ये आ गया आपका। ठीक है, तो 4/5 xy की जगह कितना है 240 प्लस 4/5, तो 48/5 x बराबर 240। तो ये 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 इंटे 40, 48 चौक 4 इंटे 32, 3 हासिल, 4 चौक थोड़ा 3 19, 192। ठीक है, 192 हो गए प्लस 48/5 x और ये 240, तो 48/5 x बराबर क्या हो गया 240 माइनस 192, तो ये आपका कितना बच गया जी 240 में से 192 गए तो ये आपके 48 बच गए, तो x बराबर क्या आ गया 5, 48 से 48 कर गए ना, तो 5 रुपए। तो पहले चीनी का भाव कितना था
पहले चीनी मिल रही थी आपको 5 रुपए केजी, बाद में 20% की क्या हुई कमी, तो 20 पंजे 100, 1 रुपए भी नया चीनी का भाव क्या हो गया 4 रुपए केजी। ठीक है, समझ में आया सबको? अब पहले चीनी की मात्रा कितनी थी वो पता कर सकते हो, 5 रुपए के लिए थी, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, कितना किलो हो जाएगी देख बताओ। ये स्टेटमेंट था। तो चीनी कितनी खरीद सकते हो, 5 रुपए था पहले भाव, तो 5 का भाग दिया तो इधर 5 चौका 20, 5 घंटे 40, 48 किलो। और अब कितने खरीद पा रहे थे, देखो ये 48 किलो थी, ये 5, अब बोल रहा है 12 किलो जाता तो 60 किलो, क्योंकि भाव 4 ही है, वही 240 रुपए में, ये भी 240 रुपए। उत्तर की जांच हो गई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 भी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये आपका। किसी मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपए, मकान का वर्तमान मूल्य कितना है 30,000 रुपए, ये तो मकान का वर्तमान मूल्य है। इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, प्रतिवर्ष इसमें क्या हो रहा है 30% की वृद्धि हो जा रही है हर वर्ष। ठीक है, तो बताओ 3 वर्ष बाद इस, तो पूछ रहे हैं 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य, ये आपसे पूछ रहा है। तो 2 तरीके से कर सकते हो ये क्वेश्चन को। देखो पहला तरीका तो क्या हुआ, सीधा केवल परसेंट ही इसमें अगर आप डालो, है ना। दूसरा आपको टॉपिक नहीं पता है कोई भी, तो आपको इस तरह से कर सकते हो कि 1 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा, 30,000 का 10%, सॉरी 30,000 का 30% की वृद्धि हुई, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ गई, 3 3 9,000। 30% की वृद्धि बोल रहा है ना, सॉरी 10% की वृद्धि होती है, गलत लिखा है ना। हर साल 10% की वृद्धि होती है, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 10% की वृद्धि करो इसमें, 30,000 का 10% प्लस 30,000 तो रहेगा ही रहेगा, तो 0 से 0 बढ़ गई, 0 से 0 बढ़ गई 3,000, तो अभी आपके पास 33,000। ये तो फर्स्ट वर्ष बाद हो गए। फिर सेकंड वर्ष में क्या हुआ, सेकंड वर्ष का फिर क्या हो गया 33,000, फिर 10% की वृद्धि हुई, है ना। फिर 2 0 से 2 0 बढ़ गए, प्लस पैसा कितना था 33,000 था, अब 30,000 मत लिख देना क्योंकि पिछले वर्ष 33,000 था, तो अब इसका मूल्य क्या हो जाएगा, वृद्धि हो गए 33,000 में से आप जोड़ दो कितना 3300 और जोड़ दो तो 36,300। ये आपका मकान का सेकंड वर्ष। तो थर्ड वर्ष बाद में क्या हो जाएगा, 36,300 तो रहेगा ही रहेगा, इसका कितना 36,300 का 10% और आ जाएगा, तो 0 0 से 2 0 बढ़ गए 2 0, 3630 रुपए और बढ़ गए, तो इसमें 3630 जोड़ दो, तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 9, तो 39,930 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, उस मकान का देना पड़ेगा। ठीक है, मकान का मूल्य हो जाएगा 39,930। अब दूसरा कंसेप्ट आपने सुना होगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि आपने 10% की रेट रख दी, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो क्या होगा, आपने 10,000 रुपए 3 साल के लिए उधार दे दिए, तो पहले क्या होगा 10,000 का 10% से पहले साल का ब्याज हो जाएगा। फिर ठीक है, जो ब्याज आया और जो पैसा दिया था वो मिला के मिश्र धन, फिर वो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन, फिर उस पर 10% वृद्धि हो जाएगी, और फिर उसमें जो ब्याज आएगा वो जुड़ के अगले साल के लिए मूलधन हो जाएगा, फिर 10% की वृद्धि होगी, ऐसे ऐसे जितने साल तक चलता रहेगा। मतलब हर साल क्या होगा, ब्याज पे ब्याज लगता रहेगा। तो इसमें भी ऐसे ही हो रहा है कि आपका इतना वृद्धि हुआ, लेकिन फिर जो पैसा हो गया 5 साल का, फिर उसमें 10% का वृद्धि होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में अपन मिश्र धन कैसे निकालते हैं, क्योंकि
3 साल बाद में टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, वो कैसे निकालते हैं, P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की घात n। ये आपका n समय है, ये रेट ऑफ कि कितना रेट से, और ये आपका मूलधन है। तो ऐसे ही मकान के साथ क्या हुआ है, मकान का मूलधन तो आपका 30,000 था, लेकिन हर सालाना उसमें कितने % की वृद्धि हो रही है, 10 की, और कितने साल तक, 3 साल तक। तो यही आपको करना है, 30,000 इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। ये 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, ठीक है। तो ये आपका 11 को 11 से गुणा किया तो ये 3 ऐसे किया से, 11 को 11 से गुणा किया तो 121, और 121 को कितने से गुणा करना है, 11 से, ठीक है। और एक 0 भी बची हुई है, ठीक है। इनको गुणा कर लोगे आप तो आपको मिल जाएगा 39,930 रुपए। गुणा करके ही बता देता हूं, ठीक है। 11 को 121 से और कर लो, या हाँ 11 33, 11 के 33 हो गए ना, तो ये हो गया आपका 330 इंटू 121, ठीक है। तो 0 तो ऐसे कैसे, बाकी 33 से कम 33, हासिल 33 66 3 69, हासिल 6 33 33 और 6 39। सेम आंसर 39,930। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे आपका दिमाग चले फास्ट, वैसे ही आपको क्वेश्चन कर देना है, ठीक है। सोचना नहीं है ज्यादा कि यार मैं तो वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला कंसेप्ट बोल रहा हूं, तो सीधा सीधा कर दो, मैथ से कर दो, सिंपल मैथ से, जोड़ गुणा बाकी भाग। अब क्वेश्चन नंबर 27, हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम। हरि का वेतन सोहन के वेतन से ये क्या है, 10% कम है। हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम, ये 10% कम। आगे देखो, सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। ये सोहन का वेतन है, ये मोहन का वेतन है, ठीक है। और सोहन का वेतन मोहन के वेतन से कितना अधिक है, 25% अधिक, ठीक है। यदि मोहन का वेतन 2400 रुपए है, इसका वेतन कितना है, 2400 रुपए, तो हरि का वेतन कितना है। हरि का वेतन अपन से पूछ रहे हैं, देखो जी कैसे भी कर लो इसको, सभी के वेतन ही निकाल लो, आप उस संपट बैठ जाएगा अच्छे से। देखो ये मान लो x है, तो सोहन का वेतन क्या है, 125% अधिक, सॉरी 25% अधिक है इस x से 25%, तो इसका वेतन कितना हो गया, 125/100x, ठीक है। ये सोहन का वेतन, और सोहन के वेतन से 10% कम है। ये सोहन का वेतन से हरि का वेतन कितना % कम है, 10%, तो 90/100 ही है। इसके वेतन का कितना है, 90/100। अब निकाल लो, ठीक है। तो आपका x का मान दे रखा है, आपको हरि का वेतन डायरेक्ट निकाल लोगे, 90/100 इंटू 125/100, और x का मान रखना है 2400। तो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, और इस 0 से ये 0 कट गई, ठीक है। कितनी 0 थी ऊपर, 3 0 कट गई। ये 5 दूनी 10, और ये 25 पंजो 125, नीचे 2 2 एकम 2, 12 दूनी 24, तो ये 12 पंजो 60 66, 12 दूनी 12 पंजो 60 66, 12 दूनी 24 6 30, 300 किससे गुणा करना है, 9 से। तो ये 2700 रुपए क्या हो जाएगा, आपका हरि का वेतन हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया भाई, आपको एक्स एक्स ये सब नहीं डालना है इसके अंदर, ठीक है, मत डालिए, कोई बात नहीं, जो लिखा हुआ है उतना तो याद रखिए, ठीक है। तो क्या कर लीजिए, आपका सोहन का वेतन कितना हो जाएगा, सोहन का वेतन क्या है, सिंपल कर लीजिए, 25% अधिक है मोहन से,
तो मोन से 25% अधिक कैसे हो जाएगा? 2400 तो है ही, 2400 का 25/100। ठीक है, तो मोहन का वेतन कितना हो जाएगा? 2400 प्लस 100 से 100 कट गया, 25 चौक 100, 10 से 25 50, सही है। 54 120, 24 48 बड़ा 60 600, तो सोहन का वेतन हो गया 3000 रुपए। हरि का वेतन कितना हो जाएगा? सोहन के वेतन का 10% कम है, 3000 का 10% कम है, कम का माइनस करते हैं तो 3000 माइनस 300, ये 27। एक्स वाई नहीं डालना है तो ऐसे सीधा कर लो। समझ में आया सबको बहुत अच्छे से? तो कल अपन क्वेश्चन करेंगे इस पे। आज के लिए बस इतना ही, काफी लंबी क्लास हो जाएगी। और देखो मैं मेरे पूरे एफर्ट्स डाल रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझाने के। आपको फिर भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को फिर से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और अपने सहपाठियों को भी बोलिए क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, सो दैट आपको जैसे नया क्लास डाले उसकी जानकारी मिलती रहे। अभी बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा, तो उनको पूरी क्लासेस की जानकारी नहीं मिल रही है। धन्यवाद।